एक अमीर घर की 18 साल की लड़की अपने घर के उसकी ही हम उम्र के नौकर के पास खड़ी होती है और उससे बातचीत करने लगती है। कहती है कि मेरी ना बड़ी बहन चेतना का भी बॉयफ्रेंड है और मुझे भी बॉयफ्रेंड बनाना है, बताओ मैं किसको बॉयफ्रेंड बनाऊं। अब इस बात को सुनकर जो वह नौकर होता अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और कहता है कि मालकिन आपको जो ठीक लगे उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। अब इस बात को सुनते ही जो नौकर होता है जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, 18-19 साल ही है, वह एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि मालकिन ये आप कह क्या रही हो, आप होश में तो हो ना। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस घर के नौकर से ही अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडमैन चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के एक बहुत ही पोश एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा मकान होता है, जिस मकान के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनकी लड़कियां हैं। यहाँ पर जो परिवार का मुखिया होता है उसका नाम धनंजय होता है और धनंजय जो कि पुश्तैनी अमीर है। हालांकि वो प्रोफेसर की नौकरी किया करता है, लेकिन नौकरी केवल उसके जीवन यापन के लिए नहीं है, क्योंकि वो उसके पास पुश्तैनी काफी सारा रुपया पैसा है। दरअसल जो धनंजय होता है वो पीछे से राजस्थान के जोधपुर के एक बड़े ही समृद्ध परिवार का रहने वाला है, जहां पर जो उसके पिताजी थे और उसके जो दादाजी थे वो कभी अपने जमाने में दरबार चलाया करते थे। उनके पास ना तो जमीन जायदाद की कोई कमी थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसके लिए उन्हें कभी भी तरसना पड़ा हो। तो इसी वजह से वो पुश्तैनी जो रईसी थी वो चलती हुई आ रही थी और उसके पिता के पास भी ये रईसी थी। उनके घर में नौकर चाकर काम किया करते थे और पूरा ही किले नुमा घर उनका आज भी गांव के अंदर था। यहाँ पर जो धनंजय होता है वो 4 भाई होते हैं। 4 भाइयों में से 2 भाई तो पिताजी के पास रहने लगते हैं और एक भाई जो होता है वो राजस्थान के जयपुर में रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो धनंजय होता है ये पहले से पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई किया करता है। पढ़ाई लिखाई के दौरान यहाँ पर इसकी जो मुलाकात होती है वह अपर्णा नाम की लड़की से होती है और जैसे ही प्रोफेसर बन जाता है और वह लड़की भी प्रोफेसर बन जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो धनंजय होता है वह अपर्णा से शादी करने के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पर जब घर वालों को पता चलता है कि वो प्यार किया करता है और लड़की भी प्रोफेसर है, तो उसके बाद उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर प्यार किया करता है तो बेशक से शादी कर ले। उसके पिता उसकी शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो धनंजय होता है वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहने लगता है। हालांकि पुश्तैनी जमीन भी काफी ज्यादा है, लेकिन साथ साथ में जो पिता होते हैं वो दिल्ली के अंदर उसके लिए काफी सारी जमीन खरीदवा देते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसो आराम से रहे, किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। धनंजय भी इसी तरह से रहता है और जो अपर्णा होती है वो भी अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से ही जी रही है। यहाँ पर जो धनंजय होता है उसको 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं तो उसके बाद धनंजय को एक अजीब सा डर लगने लगता है और उसके बाद वह ज्यादातर अपने घर के अंदर जो नौकर हुआ करते हैं उन्हें वह अपने गांव के आसपास से हिलाया करता है, जिनको उनके बारे में अच्छी तरह से पता हो और वो कोई भी इनके साथ गलत हरकत ना कर सके। क्योंकि बेटियां जब घर पर सयानी हो जाती है ना, तो पिता को भी पता होता है कि उस पर क्या बीता करती है। हर जर्रे जर्रे में ये लगा करता है कि कोई उनकी बेटियों के साथ गलत ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऊंच नीच हो जाए। इसीलिए धनंजय जो होता है वो ऐसा ही करता है। इधर जो अपर्णा होती है वो भी उसकी इस बात पर गौर देती है। यहाँ पर घर के अंदर कई सारे नौकर चाकर होते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक बार जब किसी त्योहार पर जब ये पूरा परिवार इकट्ठा होता है जोधपुर के अंदर जहाँ के रहने वाले थे, तो वहां पर जाने के बाद उसके पिता के घर पर एक नौकरानी काम किया करती थी और उसका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहन। मोहन जिसकी उम्र अभी 16 साल थी और वह जब यहाँ पर धनंजय आता है तो उसके बाद जो मोहन की माँ होती है वह कहने लगती है कि साहब मेरे बेटे को काम दिला दो, मेरा बेटा भी कुछ कमाएगा क्योंकि घर पर खाने पीने तक का सामान नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो धनंजय होता है वो कहता है कि ठीक है, अपने बेटे को मेरे साथ भेज देना और तुम्हारे पास पैसे पहुंचते रहेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो धनंजय होता है उसके बेटे मोहन को, जिसकी उम्र 16 साल है, वह उसे अपने साथ ले जाता है और वहां पर जो उनके घर में नौकर रहा करते थे उनके लिए अलग से सर्वेंटों का क्वार्टर बना रखे थे और उन्हीं क्वार्टर के अंदर वह भी रहने लगता है।
लेकिन जो मोहन होता है वह काफी ज्यादा चंचल और हंसमुख था और वह सभी से प्यार से बात किया करता था। उसे पता था कि नौकर और मालिक का रिश्ता कैसा होता है और उन सभी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह उनके सामने जाया करता था। जब भी कोई काम किया करता तो बड़ा ही सफाई से किया करता है और उसे ना गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक था। तो इसी वजह से मालिक की जो गाड़ियां होती हैं चारों तरफ उनके घूमा करता, उन्हें अच्छी तरह से साफ रखा करता और जरा सी भी गाड़ी अगर गंदी हो जाए यानी कि मालिक कहीं बाहर से आए हैं तो तुरंत से कपड़ा लेकर उसे साफ करने लगा करता। हर जगह साफ सफाई से काम करना, ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो धनंजय और उसकी पत्नी अपर्णा को बड़ी अच्छी लगती हैं और उसके बाद वो लोग उसे घर के अंदर काम देने का फैसला करते हैं क्योंकि ये साफ सफाई से काम किया करता है और वैसे भी बच्चा ही है और काफी ज्यादा हंसमुख भी है। छोटी छोटी बातों पर उन्हें हंसाने का प्रयास किया करता है और इस परिवार की सभी मर्यादाओं को निभाया करता है। तो इसी वजह से मोहन को घर के अंदर एंट्री मिल जाती है और उसके बाद वह घर के अंदर का काम करने लगता है। घर के अंदर काम करते करते वह सभी को मालिक मालकिन कहता हुआ सभी से हंस खिलखिला करता है और सभी को खुश रखने की कोशिश किया करता है। तो यहाँ पर जो पूरा परिवार होता है वह भी उससे इसी तरह से घुल मिल जाता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब तक जो यहाँ पर मोहन होता है वह 18-19 साल का हो चुका था। कई साल उसको यहाँ पर आए हो गए थे और लगातार उसके घर पर पैसा जा रहा था। यहाँ पर मालिक की जो 2 बेटी होती हैं उनमें से जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम चेतना होता है और छोटी बेटी का नाम सालू होता है। अब जो चेतना होती है वह कॉलेज के अंदर किसी लड़के से प्यार करने लगती है। वो अच्छा खासा रुपए पैसे वाला है और जब इस बारे में उसके घर वालों को पता चलता है तो वो लोग भी इस बात का कोई विरोध नहीं करते क्योंकि वो उनके बराबरी का था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। अब ये बात जैसे सालू को पता चलती है तो उसकी भी उम्र 18 साल हो गई है और 18 साल की उम्र में उसे भी लगने लगता है कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। अब ऐसे ही सोचते सोचते वह अचानक से यहाँ पर जो मोहन होता है उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे उसे देखती है तो उसे लगने लगता है कुछ अजीब सी बातें और वह एकदम से कह डालती है कि मोहन, तुम्हें पता है कि बड़ी दीदी का बॉयफ्रेंड है और घर वालों को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। अब इस बात को सुनकर जो मोहन है वो नीचे सर करके कहने लगता है कि मैम साहब बना लीजिए, आपको रोक कौन रहा है, अपने हिसाब से कोई लड़का देखकर उसे बॉयफ्रेंड बना लीजिए। लेकिन तभी जो सालू होती है वो कहने लगती है, क्या तुम बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड? अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो मोहन होता है वह अपना सर नीचे करता है और कहता है कि मैडम ये आप कह क्या रही हो, आप मेरी मालकिन हो और मैं आपके घर का नौकर हूँ, ये सभी बातें मेरे साथ मत कीजिए और आप ना ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए। लेकिन जो सालू होती है वो एकदम से मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और इसके बाद जो मोहन होता है फिलहाल तो चुपचाप रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो सालू होती है वह मन ही मन उसे अपना बॉयफ्रेंड मान चुकी थी और उसके बाद जहां भी कभी वह काम करता रहा करता एकदम से पीछे से जाकर से चिपक जाया करती और चिपकने के बाद कहा करती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन जब ये बातें वह अपने दिमाग के अंदर सोचता है मोहन, तो उसे लगने लगता है कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है क्योंकि जो उसके पिता थे यानी कि जो धनंजय थे और धनंजय के जो पिता गांव में रहा करते थे यानी कि जो जमींदार थे और वहां पर कभी दरबार लगा करता था। आज तक भी ये रुतबा था कि गांव में कोई भी बात हुआ करती है तो उनके यहां पर फैसला हुआ करता है और जैसे ही उनके यहां पर अगर कोई ऐसा केस आ जाता जिसमें कोई बहू बेटियों को गलत निगाहों से देखा करता और उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश किया करता तो उसमें वो घर के आंगन में पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पिटाई लगाया करते थे और इन बातों को सोचने के बाद वह पूरी तरह से डर जाता है और सोचने लगता है कि इस बार के बारे में चाहे जो भी हो मैं बड़ी मालकिन को बताकर रहूंगा, वो चाहे मुझे जो भी सजा दे दे लेकिन ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और इसी परेशानी के चलते एक दिन उसे मौका मिल जाता है क्योंकि मालकिन आज छुट्टी से करके जल्दी आ गई थी और अभी मालिक आए नहीं थे। अब जैसे मालकिन आती है तो यहाँ पर राजू जो होता है वो एकदम से उनके पास जाता है और हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू ले आता है, कहता है कि मैम साहब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अब जब राजू की आंखों में जो अपर्णा होती है उस घर की मालकिन, वो आंसू देखती है तो कहने लगती है कि क्या हुआ, बताओ मुझे क्या परेशानी है। तो उसके बाद वो कहता है कि देखो आप चाहे कुछ भी समझना लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कहता है कि आपकी जो छोटी बेटी है ना वो इसी तरह से कह रही थी छोटी मालकिन मेरे से कि मेरे ना बॉयफ्रेंड बन जाओ और जब मैंने मना किया तो उसके बाद भी वो बार बार मुझसे चिपटा करती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी तरह से इस परिवार पर कीचड़ उछले और इसी वजह से आप ना उसको समझा दो। अगर आप कहो तो मैं गांव चला जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना हो पाए।
अब जो अपर्णा होती है यानी कि जो घर की बड़ी मालकिन होती है वह इन सभी चीजों को समझा करती है और वो कहती है कि मोहन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो तो तुमने हमारा नमक खाया है और अपने नमक का हक अदा किया है हमें ये सब कुछ बताकर। तुम चिंता मत करो, मैं उससे कह दूंगी और वो आज से तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ऐसा कहकर जो मालकिन होती है वह अपनी बेटी के पास जाती है और उसे धमकाकर समझाने लगती है। कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पिता को ये बात पता चल गई तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा और इसके साथ क्या होगा। ये बात देखकर यहाँ पर जो सालू होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपना सर नीचे की तरफ करके सारी बातों को सुन लेती है। माँ उसे वार्निंग देती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब वह मोहन के पास जाती है तो मोहन को देखकर बुरी तरह से उस पर पिटाई लगाने लगती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। मोहन अपना सर नीचे की तरफ करता है और कहता है कि मालकिन, मार लो आपको जितना मारना हो, लेकिन ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सालू होती है वो कहने लगती है कि अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ और तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी। इस बात को सुनकर मोहन पूरी तरह से डर जाता है और डरने के बाद वह अपने मालिक से कहता है कि मालिक देखो ना, अब मैं ना कहीं और नौकरी कर लूं क्योंकि घर का खर्च इतने पैसों में नहीं चलता जितने पैसे आप दिया करते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है। अब जब मालिक ये बात सुनता है कि बच्चा और कहीं काम करने के लिए कह रहा है और वैसे भी अब वो पूरी तरह से बालिग हो गया था तो वह कहीं भी जा सकता था, तो इसीलिए वह भी उसे नहीं रोकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जहां तेरा मन करे वहां पर चला जा, लेकिन बीच बीच में मिलने के लिए आते रहना। इस बात को सुनकर जो मोहन होता है वह भी ऐसा ही करता है और दूसरी जगह जाकर काम पकड़ लेता है। इधर चेतना और सालू दोनों बहनें विदेश पढ़ाई लिखाई करने के लिए चली जाती हैं और वहां पर अपनी पढ़ाई लिखाई करती हैं। मोहन बीच बीच में आया करता है, मालिक मालकिन से बात किया करता है और उनको कोई काम हुआ करता है तो उस काम को भी कर दिया करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से जो इस घर का मालिक होता है वह एकदम से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है एक बीमारी की वजह से। और उसके बाद जब ये बात मोहन को पता चलती है तो मोहन भी भागा दौड़ा यहाँ पर आता है और अपने मालिक के जाने पर बहुत ज्यादा विलाप करता है। अब तक यहाँ पर जो अपर्णा की बड़ी बेटी होती है जिसका नाम चेतना होता है उसकी भी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ रहा करती है और जो सालू होती है वह घर के अंदर आराम से रहा करती है। लेकिन जब पति की मौत हो जाती है तो वहां पर बड़ी बेटी चेतना तो दिखाई देती है लेकिन सालू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और उसके बाद वह फिलहाल तो इन सभी चीजों में शोक मनाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं इन बातों को तो उसके बाद वह मैडम से पूछने लगता है कि मैम साहब ये बताओ कि सालू कहाँ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपर्णा होती है मैम साहब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि बेटा वो तो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनकर मोहन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ मैम साहब, क्या परेशानी हो गई। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि दरअसल मैंने नए से पढ़ने के लिए विदेश भेजा था और वहीं पर इसका एक दोस्त बनता है जो दोस्त इसे नशे की आदत में डाल देता है। उसके बाद वो उसका फायदा भी उठाता है और जब ये पूरी तरह से नशे की आदी हो जाती है और ये बात हमें पता चलती है तो उसके बाद हम उस दोस्त को तलब कर देते हैं, लेकिन इसकी नशे की आदत को हम नहीं छुड़ा पा रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें। तुम्हारे मालिक जो है वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और हमारी तो जिंदगी पूरी तरह से बद से बदतर हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो गांव में उसके मालिक के पिता थे वह भी दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और भाइयों ने जमीनों का बंटवारा कर लिया था और उनके हिस्से की जमीन गांव में ऐसी पड़ी हुई थी। घर में कोई मर्द तो था ही नहीं और इसी वजह से वो लोग परेशान हो रहे थे। ये सारी बातें वो मोहन को बताती है और मोहन इन बातों को सुनने के बाद उन्हें सहारा देता है, कहता है कि मालकिन अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वो कहने लगती है कि ऐसा करो मोहन, तुम ना उस काम को छोड़ो और यहाँ पर हमारी गांव में जो जमीन है उस जमीन को देख लो क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर भी ढेर सारी प्रॉपर्टी है और अगर तुम चाहो तो 2-3 एकड़ जमीन हम तुम्हें उसमें से दे देंगे और तुम आराम से अपना जीवन वहां पर व्यतीत कर सकते हो। उससे ज्यादा पैसे तुम कमा लोगे लेकिन साथ में हमारे परिवार की देखरेख तुम्हें ही करनी होगी। इस बात को सुनकर मोहन कहने लगता है कि मैम साहब आप ये क्या कह रही हो, आपका बड़ा जो दामाद है उससे कह दो वो देखभाल कर लेगा। लेकिन वो बताती है कि बेटा वो तो अच्छा खासा रुपए पैसे वाला है, वो भला हमारी ऐसी देखरेख क्यों करेगा, अगर तुम्हें करना है तो तुम बताओ। तो वो कहने लगता है कि मैम साहब आप ऐसा करो, अपनी छोटी बेटी की शादी किसी से करा दो और वही इसकी देखरेख कर लेगा। तो वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगती है कि बेटा क्या ऐसी हालत में कोई मेरी बेटी से शादी कर सकता है। यह बात सुनकर मोहन को भी याद आता है कि हाँ मैम साहब सही कह रही है क्योंकि उसकी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो वह भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन चुप होने के बाद कहने लगता है कि मैम साहब सुना है इन सभी चीजों का इलाज हो जाया करता है, क्या आपने इलाज नहीं करवाया। तो मालकिन कहने लगती है कि हमने इलाज तो करवाया था लेकिन इंडिया के अंदर तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, बाहर विदेश में है जिसके बारे में तुम्हारे मालिक ने पता तो लगा लिया था लेकिन वहां पर जाने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और शायद उन्हें भी इस बात का काफी ज्यादा दुख था कि उनकी बेटी अब एक
इस तरह की जिंदगी जी रही है, क्योंकि जब भी कभी उसके कमरे में जाया जाता तो वह जोर जोर से चीखने लगा करती और कहा करती कि मेरा फोन मुझे दो, मुझे कुछ पैसे दो और मुझे बाहर जाना है, क्योंकि उसे नशे की लत लग गई थी। और नशा भी ऐसा वैसा नहीं था, ऐसा नशा था दोस्तों जिस नशे के कारण वह अपने आप को एक इमेजिनेशन की दुनिया में ही जिया करती थी। इन सभी चीजों को सुनने के बाद यहाँ पर जो मोहन होता है वो कहता है कि मैम साहब बताओ कहां पर जाना है, आप कहो तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं और वहां पर चलते हैं, इनका इलाज करवा देते हैं, ये एक बार ठीक हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो मैम साहब होती है पहले तो इस बारे में सोचती है, लेकिन जब मोहन बार बार कहता है तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर अपनी बड़ी बेटी को भी बुला लेती है। तीनों माँ बेटी और साथ में जो मोहन होता है वो सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ से विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाकर अपर्णा का इलाज होने लगता है। हालांकि बड़ी बेटी भी नौकरी लगी हुई है, इधर माँ भी नौकरी लगी हुई है, तो इसी वजह से जब वो लोग वहां पर जाकर उसे इलाज के लिए वहां पर भर्ती करा देते हैं तो उसके बाद मोहन को वहां पर छोड़ आते हैं, कहते हैं कि भाई तू ख्याल रखना और हम लोग वापस जाते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है। तो मोहन भी कहता है कि ठीक है आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और 4 महीने लगातार देखभाल चलने के बाद उस सेंटर के अंदर जो कि नशा मुक्ति केंद्र था वहां पर, और उसमें अच्छी तरह से इलाज भी किया जाता था। वहां पर जो सालू होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो भाई वैसे तो ये पूरी तरह से ठीक है, हमें कोई ऐसे सिम्टम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें ना 1 महीने इन्हें यहीं पर और रखना होगा, लेकिन इससे दूर रखो इस जगह से जहां पर इसका इलाज चल रहा है, और देखते हैं कि फिर क्या होता है। कोई भी बदलाव अगर दिखाई दे तो हमें बता लेना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कभी भी इसका दिल ना दुखे। इस बात को सुनकर जो मोहन होता है वो कहता है कि ठीक है साहब कोई बात नहीं है, और इसके बाद वह सीधा अपनी मालकिन से बात करता है। मालकिन जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम ऐसा करो, कोई होटल ले लो, होटल लेकर उसके साथ वहीं पर रहो, उसका अच्छे से ख्याल रखना, और हम लोग तकरीबन 15 दिन के बाद वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी छुट्टी भी लेनी होगी, 1-2 दिन छुट्टी लेने में लग जाएंगे और उसके बाद वहां पर आने में भी टाइम लगेगा। तो जो मोहन होता है वो कहता है कि ठीक है मालकिन, जब तक आप आते हो मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वहां पर वह होटल लेता और होटल लेकर उसे उस होटल के अंदर रखने लगता है, लेकिन इन 15 दिनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसे किसी भी बात की परेशानी ना हो, इसका बिल्कुल भी दिल ना दुखे, और इसी वजह से यहाँ पर जो सालू होती है उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, और जो सालू होती है वह मोहन से कुछ ऐसी डिमांड कर बैठती है जिसे चाहकर भी वह मना नहीं कर पाता। जैसे ही मालकिन और उसकी बड़ी बेटी वहां पर आती हैं तो उसके बाद जो मोहन है वो एकदम से मालकिन के पास जाता है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मालकिन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कहा था और ये सब कुछ मुझसे हो गया है। यहाँ पर जो अपर्णा होती है मालकिन जो प्रोफेसर थी, वह एकदम से उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि बेटा तूने तो अपना फर्ज ही निभाया है, उस दिन तुमने नमक का हक अदा किया था और आज भी तुमने वही फर्ज निभाया है जो सही था और जिसे करने में कोई बुराई नहीं थी। कोई बात नहीं, जो तुमसे हुआ है वो कोई गलती नहीं है, वो तो तुम्हारा काम था और तुमने कर दिया है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो जाती तो मेरी बेटी शायद फिर से बीमार हो जाती और बहुत ही गड़बड़ हो जाती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोहन है वो बार बार उनसे माफी मांगता है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सालू होती है 1 महीने तक वो सभी लोग वहां पर रहते हैं और 1 महीने वहां पर रहने के बाद सालू पूरी तरह से ठीक हो जाती है और मोहन से सच्चा प्यार करने लगती है। इसके बाद जो सालू की मां अपर्णा होती है वह मोहन से उससे शादी करने के लिए कहने लगती है। मोहन मना भी करता है, लेकिन वो कह देती है कि बेटा ये तुम्हारी वजह से जीवित है और हम चाहते हैं कि तुम इसी से शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इससे शादी करो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। यानी कि वो डर रहा था कि गांव में लोग क्या कहेंगे, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो सालू की मां है वो सारी जिम्मेवारी लेती है और उसके बाद उन दोनों की शादी करा देती है। शादी होने के बाद मोहन पूरी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से देखभाल करता है और यहीं पर सालू की मां अपर्णा के साथ उसके साथ ही उसके घर में रहा करता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।